हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। अब हम दोस्तों इस लेक्चर में बात करते हैं कि जो विंड है, विंड कैसे अपने इरोजनल और डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करती है। ठीक है, हमने ग्लेशियर्स के एक्शन को देख लिया, वाटर के एक्शन को देख लिया, रिवर के एक्शन को देख लिया, और अब बात करते हैं विंड की। ठीक है, ग्लेशियर वाली सारी चीज़ें समझ में आ गई? किसी में कोई डाउट, कोई दिक्कत? एक बार इसको रिवाइज कर लेना, अगर कुछ लगे तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, आई थिंक अभी तक तो सब ठीक ही है ना। तो हम बात करते हैं विंड के बारे में। अब विंड किसे कहते हैं? 6th क्लास की एनसीईआरटी बड़ी प्यारी डेफिनेशन देती है विंड की। क्या? उधर दे रखा है, मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड, है ना। यहाँ पर बोला हुआ है जब एयर जो है इट ब्लोज हॉरिजॉन्टली एट और नियर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड विंड। हवा जो है जब वो घूम रही है अर्थ के सरफेस के आसपास, ये है अर्थ का सरफेस, और हवा इसके आसपास या इसके ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल तरीके से निकल रही है, उसको कहा जाता है विंड। मुझे 6th क्लास की डेफिनेशन पर ज़्यादा यकीन है, वो ज़्यादा बढ़िया है, शॉर्ट है और अच्छे से डिफाइन कर दी। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली क्या है, अगर कोई हवा, आपको ये भी बात पता है, एक बात और बता दूं मैं, आप लोगों ने पढ़ा था 7th क्लास की ज्योग्राफी में मेरे साथ। कभी कभार ये भी होता है, एक पहाड़ है, हवा उसमें इधर मूव कर रही है, यहाँ तक गई, उसके बाद नीचे भी उतर रही है। अब मेरा सवाल है, इस केस में अगर ये पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है और उतर रही है बिल्कुल उसके स्लोप के साथ साथ, तो क्या वो श्रेया विंड नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, बेस्ट डेफिनेशन यही होती है, देख लो। मूविंग एयर इज विंड। ओके, जो इरोजनल, डिपोजिशनल और ट्रांसपोर्टेशनल एक्शन होता है विंड का, ये ज़्यादातर आपको एरिड रीजन्स में देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? ये रूल है हवा का। हवा के लिए बहुत इजी होता है ऐसे मिट्टी के कण को, पार्टिकल्स को उठाना और उसको किसी और जगह पर फेंक देना, अगर उनके अंदर बिल्कुल भी वजन ना हो। अब मिट्टी के कण, पार्टिकल्स वगैरह, उनमें वजन कब नहीं होगा? जब उनके अंदर नमी नहीं होगी। हवा के लिए एक सूखी रेत को उठाना ज़्यादा आसान है या कीचड़ को उठाना ज़्यादा आसान है? बताओ, कीचड़ भारी है या फिर रेत, ये जो सूखी रेत है वो ज़्यादा भारी है उसके लिए? कीचड़ को उठाती है कभी हवा? बताओ, कितनी भी तेज चल रही हो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हवा की खुद की एक, ध्यान से सुनना, हवा की खुद की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। हर चीज कितना वजन कैरी कर सकती है, उसकी एक क्षमता होती है कि नहीं होती है? बताओ। ऐसी हवा की भी है। तो हवा किसी एक जगह पर, किसी एक लैंडफॉर्म को चलते 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 चलते, उड़ते उड़ते बड़े सारे सालों तक अपने विंड एक्शन के थ्रू अगर बर्बाद करती है, तो बर्बाद करे हुए उस लैंडफॉर्म के पार्टिकल्स को,
मिट्टी को, रेत को उठाकर किसी और जगह पर जाकर एक नया स्ट्रक्चर, एक नया फीचर भी खड़ा कर देती है। ये जो हवा का काम है, एक जगह से बर्बादी करके, इरोड करके, उस बर्बादी को कैरी करके, ट्रांसपोर्ट करके किसी जगह पर जाकर एक नई इमारत खड़ी करना, टोपोग्राफी की, डिपोजिशनल एक्शन, ये ज़्यादातर आपको सूखे इलाकों में देखने को मिलेगा। यहाँ पर राइटर ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा इस वर्ड के साथ, एरिड, या फिर साथ में ये लिखा हो सेमी एरिड, क्योंकि सेमी एरिड का मतलब ये कि वहाँ पर हल्का फुल्का थोड़ा सा गीलापन है, नमी है, वो 100% सूखा नहीं है। तो हवा फिर अगर 100% सूखा नहीं है तो हवा फिर 100% फिर ये तीनों एक्शन कैरी भी नहीं कर पाएगी, बिकॉज उसकी कैरिंग कैपेसिटी सफ़र करेगी। और इसको कहते हैं इओलियन प्रोसेस। जैसे याद है पानी के थ्रू जब इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जब बनते हैं तो हम उसको कहते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, है ना। हवा के थ्रू जब ऐसा हो, विंड के थ्रू जब ऐसा हो, तब हम उसको कहते हैं इओलियन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं हवा, जो विंड है, वो कैसे कैसे स्ट्रक्चर को बना सकती है, बिगाड़ सकती है, बर्बाद कर सकती है, और उनको क्या नाम दे सकती है। तो बात करते हैं सबसे पहले इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड। कुछ जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं विंड के, वो है मशरूम रॉक्स, इंसेलबर्ग्स एंड यार्डांग्स। आपने मशरूम रॉक्स को मेरे साथ बहुत बार सुना हुआ है, एनसीईआरटी में भी और तमिलनाडु में भी, लोअर क्लासेस में। मशरूम रॉक एक्चुअली एक प्रकार की पूरी ये चट्टानी थी, ये पूरी की पूरी एक प्रकार की रॉक थी। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये पूरी एक रॉक थी ऐसे। इसके गायब हुए हिस्से पर अगर हम एक निगाह डालें तो एक तो यहाँ से गायब हो गई है, राइट, एक यहाँ से गायब हो गई है, एक इधर से, और एक ये इधर से। हवा यानी कि इसके कॉर्नर्स पर अटैक करती हुई आई है। उसने छोटे 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 ऐसे पार्टिकल्स को, जो कि कॉर्नर्स पे थे एरिड रीजन में, अब सूखे तो थे तो रेतीले थे, उनको इतनी ज़ोर की स्ट्राइक करा कि वो बहुत सारे सालों के अंतर्गत छिलते चले गए, अलग होते चले गए। जब अलग होते चले गए तो आपके सामने जो ये रॉक है वो इस प्रकार की शेप लेती है, जो कि कुछ लगती है मशरूम की तरह। मशरूम रॉक में विंड जितना एक रॉक के बेस को अटैक करती है, उतना उसके हेड को इरोड नहीं करती है। बेस में ज़्यादा इरोजन करती है हवा, और हेड पर इतनी नहीं करती है, ज़्यादा जल्दी बेस पर करती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो रॉक थी, ये नीचे की साइड से वीक थी, ऊपर की साइड से स्ट्रांग थी, इसलिए हवा के एक्शन को सरवाइव कर गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हवा जो है वो ज़मीन के पास से चल रही थी और इस रॉक के बेस को अटैक करती हुई आई थी, जब ये रॉक कुछ इस प्रकार की थी। और यहाँ से हमें समझ में आता है
ये जो चीज़ है, जब ये आपको बोलता है राइटर कि व्हेन एयर ब्लोज हॉरिजॉन्टली एट और नियर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज विंड। विंड की डेफिनेशन तो नहीं, लेकिन ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर वर्क करता है कि जब हवा जो है वो हॉरिजॉन्टली या फिर अर्थ के सरफेस पर नीचे से बेस से अटैक करते हुए, बेस से चलते हुए किसी स्ट्रक्चर पर अटैक करे, एरिड रीजन में, डेजर्ट रीजन में, वहाँ पर किसी प्रकार की रॉक हो, उसके बेस को पहले इरोड करना शुरू करे, बेस को ज़्यादा करे एज़ कम्पेयर टू टॉप, एज़ कम्पेयर टू इट्स हेड, तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है उसको कहो गया मशरूम रॉक। तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट लेयर्स। जब एक रॉक का बॉटम जो होता है वो एक सॉफ्ट होता है, तो जब हवाएं चलती हैं वो इसको वियर एंड टियर करके रख देती हैं। अब हवाएं ऐसे रीजन में अपने साथ कुछ ना कुछ रेत तो लेकर चली रही हैं। हवा का दम इतना होता है कि वो जो चीज़ें अपने साथ कैरी कर रही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो उस पर अटैक भी करते रहते हैं। अब ये एक दिन में विजिबल होगा नहीं, 10 साल में विजिबल होगा नहीं, लेकिन 50 सालों के अंदर ये धीरे धीरे करके पता लगेगा कि जैसा ये रॉक था अब ये वैसा नहीं रहा। दस सालों के अंदर भी विजिबल हो सकता है ये चीज़, लेकिन मैं वही है समझने की कोशिश करो, कुछ महीने और कुछ सालों के अंदर हो सकता है, इक्के दुक्के साल के अंदर आपको ना देखने को मिले, लेकिन लॉन्गर रन के अंदर आपको ये पता लगे कि कुछ कुछ जो रॉक्स हैं वो हार्ड और सॉफ्ट लेयर से बनी हुई हैं या एक जैसी भी लेयर से बनी हुई हैं, तब भी जो अटैक होता है विंड एक्शन का वो होता है रॉक के बॉटम पर। और हो सकता है कि रॉक का बॉटम सॉफ्ट हो, राइटर ये कह रहा है। अब ऐसे एरिड रीजन्स में जनरली सॉफ्ट ही मिलेगा आपको रॉक का बॉटम। क्यों? क्योंकि धूप इतनी पड़ेगी इतने सालों में और विंड एक्शन तो चलता ही रहता है, तो जो चट्टानें होती हैं, जो भी बोल्डर्स होते हैं, जो बोल्डर्स तो चलो क्या ही मिलेंगे यहाँ पर, जो अलग से कोई रॉक अगर इक्की दुक्की मिल भी गई, ये जो रॉक्स होती हैं खोखली होती हैं, एक्चुअली बहुत सालों तक होते होते खोखली बन जाती हैं। अब अगर हवा किसी चीज़ को तोड़ पा रही है तो आप खुद ही सोच लो कि उसमें कितनी दम होगी। तो बाय द कांस्टेंट वेयरिंग डाउन एक्शन ऑफ द विंड, बॉटम गेट्स इरोडेड टू फॉर्म अ मशरूम लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आपको पता है ना, बॉटम ज़्यादा, बेस ज़्यादा इरोड होगा, और इसलिए आप इसको कहते हो मशरूम रॉक। या दूसरा इसका नाम होता है पेडेस्टल रॉक। इस प्रकार की रॉक्स आपको जोधपुर राजस्थान में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि राजस्थान इज एन एरिड रीजन। अब आप यहां पर देखो, ये आपको यहां पर तो अभी क्लियर दिख रहा है कि ये एक हार्ड रॉक है, ये एक सॉफ्ट रॉक है, या फिर दोनों का एक जैसा जो है वो कॉम्पोजिशन नहीं है, वो अभी हमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हवा नीचे बेस को ज़्यादा इरोड कर पाई है, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता कि हमेशा नीचे की लेयर सॉफ्ट है तभी वो इरोड हो रही है। अब इस स्ट्रक्चर की बात कर लो, यहाँ पर तो ये आपको बिल्कुल एक जैसा ही दिख रहा है ना। ये देखो,
फिर भी रॉक ने बेस को इरोड कर दिया, फिर भी हवा ने विंड ने रॉक के बेस को इरोड कर दिया। ये भी एक सी रॉक से बना है, ऐसा कोई हार्ड और सॉफ्ट का कोई वो नहीं है, इसको भी इरोड कर दिया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, अगर ऐसे रीजन में, एरिड रीजन में अगर ये मशरूम रॉक बन पा रही है तो इसकी भी श्रेय योग्यता फिर एक लिमिटेड लाइफ होती होगी। क्योंकि रॉक था, रॉक को वैसे ही हवा ने तोड़ डाला, नीचे उसका बेस इरोड कर दिया। ये बेस इरोड होते होते जब ये सिर्फ एक इतना सा स्ट्रक्चर रह जाएगा, अभी तो इसके अंदर मोटापा दिख रहा है, लेकिन ये देखो जो मैं बना रहा हूं, जब ये एक टिप बराबर रह जाएगा तो जाहिर सी बात है ये ऊपर का जो वजनदार पत्थर होगा ये इस टिप के ऊपर तो नहीं टिक पाएगा, सिर्फ यहां पर तो नहीं टिक सकता, ये इधर ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा नीचे, और जब ये गिरेगा तो ऑब्वियस ही बात है विंड एक्शन होता रहेगा एंड अल्टीमेटली ये सारी चीजें इरोड होते होते पार्टिकल्स और रेत में कवर हो जाएंगी। अल्टीमेटली ये भी एक सैंड का पार्ट बन जाएगा, राइट? हाँ कि ना? सुन में आया? उसके बाद इंसेलबर्ग, कोई दिक्कत है मशरूम रॉक में? पहले बताओ किसी को भी कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो। ठीक है, इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग एक जर्मन टर्म है विच मीन्स एन आइलैंड माउंटेन। देख रहे हो टर्म, आइलैंड माउंटेन। अब यहां पर क्या होता है, कैसे बनते हैं? कभी कभार क्या होता है, जब लावा फ्लो होता है किसी रीजन से और जब वो ठंडा होता है तो आपको पता है क्या बनता है, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक जनरली हार्ड रॉक्स होती हैं। तो कुछ हार्ड रॉक्स जो होती हैं लाइक इग्नियस रॉक्स, ये विंड एक्शन से ज़्यादा प्रभावित होती हैं। हार्ड रॉक है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो टूटेगी नहीं या हवा इसको बिल्कुल भी इरोड नहीं कर सकता, है ना? मशरूम रॉक के केस में भी तो हमने देखा ही है ना योग्यता, कि जो ऊपर का जो उसका जो टिप है वो भी तो इरोड हल्का फुल्का हो ही रहा है, उतनी जल्दी नहीं हो रहा जितना अगर मान लो कि उसका सॉफ्ट रॉक वाला जो बेस है, लेकिन फिर भी हो तो रही है ना। अब इग्नियस रॉक है, वो क्या है, उस पर हवा ना बार बार, हार्ड रॉक है हालांकि हवा, लेकिन बार बार स्ट्राइक करती रहती है और श्रेया बहुत तेजी के साथ स्ट्राइक करती रहती है हवा। अब यहां पर होता क्या है, जब ये विंड एक्शन होता रहता है, इस पे जितने पार्टिकल्स को झड़ना होता है हवा से वो तो झड़ जाते हैं इधर उधर, लेकिन क्योंकि हार्ड रॉक है एकदम से पूरी तो टूट नहीं सकती है। तो करते करते होता क्या है, ये जो रॉक कुछ ऐसी थी, कुछ नहीं है, सेम मशरूम रॉक की तरह ही कंसेप्ट है। ये जो रॉक कुछ ऐसी थी, इसके अंदर इरोजन हर एक जगह का नहीं होता है कि साइड से भी टूटा हो फिर नीचे बेस से टूट रहा हो, हर जगह का इरोजन नहीं होता है।
इरोजन कुछ इस प्रकार से होता है कि वो एक साइड से तो होता ही है, लेकिन एक कर्व या फिर एक आर्क का फॉर्म ले लेता है। लाइक दिस। तो वो ऐसा लगता है इस पूरे रीजन में कि कोई एक आइसोलेटेड रेसिडुअल हिल खड़ा हुआ है, अपने सराउंडिंग रीजन से जो थोड़ा सा ऊंचा है, और इसी को हम लोग कहते हैं इंसेलबर्ग। एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलने वाली उलुरु या फिर एयर्स रॉक। इतना ऊंचा नहीं, पहले आप थोड़ा सा ना कुछ नीचे का बेस स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको देख लो, इसको देख लो। इसको हवा चाहती तो मशरूम रॉक बना सकती थी, लेकिन मशरूम रॉक ना बनाकर हवा ने इसको ऐसी इंटैक्ट रखा और ऊपर से एक ऐसी कोनिकल कर्व शेप दे दी। ये कैसे भी हो सकता है, एक फ्लैट शेप भी हो सकती है, ऐसी भी शेप हो सकती है। हड़प्पा में जैसे श्रेया वो था ना सिटाडेल, वैसे ही। ये देखो, देख रहे हो मेरा माउस ये कहाँ जा रहा है? ठीक है, तो हो सकता था ना, बताओ ठकुराइन, इसमें कि ये हवा नीचे से भी इसको काटती और फिर उसके बाद एक मशरूम रॉक बना देती। हवा ने ऐसा ना करके क्या करा, ये जो पत्थर है छोटे छोटे, कहाँ से है? ये पूरी की पूरी योग्यता कि रॉक ही रही होगी ऐसी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, है ना? जैसे यहां पर अगर आप इसको देखो, ये कैसी रॉक ही तो रही होगी, लेकिन विंड ने स्ट्राइक इसको यहां से करा, विंड ने इसको स्ट्राइक यहां से करा, और आप ये रिजल्टेंट आउटकम इसका देख ही सकते हो कि विंड के उस एक्शन की वजह से ये देखो छोटे छोटे पत्थर आपको कहां दिख रहे हैं डिपॉजिट होते हुए। अब इसने शेप ऐसी ली तो बस वो ले ही ली कैसे भी करके। ये समझ में आया? यानी कि ऊपर एक प्रकार का कोई कर्व होता है, कोई एक आर्क होती है, जो कि जैसे अब जैसे ये है तो कर्व इधर से आ रहा है, कर्व इधर से आ रहा है, बस ये फर्क होता है। ये अगर इसके उसमें होता, बस में होता हवा के, तो ये इसको आराम से मशरूम रॉक भी बना सकती थी, लेकिन हवा ने ऐसा नहीं करा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? आगे बढ़े, उसके बाद है यार्डन। इंसेलबर्ग तो आप लोगों ने सुन रखा था,
मशरूम रॉक भी सुन रखा था। ये एक नई टर्म है आप लोगों के लिए इस 9th क्लास में जो यूज़ करी जा रही है यह टर्म। एरिड रीजन्स में क्या होता है, कभी कभार कुछ जो रॉक्स होती हैं दे हैव हार्ड एंड सॉफ्ट लेयर्स अरेंज वर्टिकली। ये हार्ड लेयर, ये सॉफ्ट लेयर। मतलब अंदरूनी स्ट्रक्चर जो होता है चट्टानों का वो ऐसे होता है कभी कभार। अब जब हवा इस प्रकार की रॉक से ऊपर से चलती है तो जो सॉफ्ट लेयर होती है दे गेट इरोडेड लीविंग इर्रेगुलर क्रेस्ट। और बच क्या जाता है, जो बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं यार्डिंग। इरेगुलर क्रैश मतलब इनको बोला जा रहा है, इन टीलों को बोला जा रहा है, छोटे छोटे पत्थर के। और मैं आपको यार्डिंग प्रॉपर दिखाता हूँ यहाँ पर ज़रा। ये भी प्रॉपर रॉक थी इसके अंदर, लेकिन जो आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना कि ऐसा बिल्कुल रग्ड हो गया या फिर ये लेयर पे लेयर स्टेप्स कुछ बन गए इसके, इस पे जितनी सॉफ्ट रॉक की कोटिंग थी ना उसको हवा ने पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेफ्ट ओवर पीस जिस भी शेप में है वो हार्ड रॉक का बचा हुआ है और ये है यार्डन। अब योग्यता श्रेया, ये कोई नई बात तो है नहीं ठाकुराइन, ये तो मशरूम रॉक के अंदर भी कंसेप्ट वर्क कर रहा था, हार्ड और सॉफ्ट रॉक का, और इंसेलबर्ग के अंदर भी वर्क कर रहा था, है ना। यहाँ पर बेसिकली बात ये है तो देखो मिलता जुलता कंसेप्ट ही नाम को है। अगर आप बोलोगे सर प्रॉपर तरीके से इसको बिल्कुल उनसे अलग करके बताओ, तो बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सॉफ्ट रॉक झड़ जाती है पूरी की पूरी, लेफ्ट ओवर पीस हार्ड रॉक का रह जाता है, और किसी भी शेप साइज का हाइट का वो हो सकता है, इतना छोटा भी, ये वाला भी, और इतना बड़ा भी। यानी कि यहाँ पर बचा क्या नहीं, ये जो पूरे का पूरा जो रेत है या कहीं हवा कहीं पर भी उसको लेकर चली गई हो, सॉफ्ट रॉक नहीं बची है। ये देखो, ये अगर रॉक थी और हवा ने यहाँ पर एक एक्शन कैरी फॉरवर्ड करा है अपना विंड एक्शन, तो ये जो आसपास इसने रेत जो बिछा दी है पूरी की पूरी, वो बिछा दी सॉफ्ट रॉक को तोड़ दिया। हार्ड रॉक अभी भी वैसी की वैसी इंटैक्ट है, लेकिन पूरी तरीके से इंटैक्ट नहीं है, उसमें भी लेयर पे लेयर जो बन रखी थी आगे पीछे ऊपर नीचे सॉफ्ट रॉक की, उसको सबसे पहले तोड़ा है। हार्ड रॉक को तोड़ेगी लेकिन इतनी जल्दी नहीं तोड़ पाएगी। जैसे ये इस पूरे रीजन के अंदर जो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिल रहा है, वो इस वजह से क्योंकि सारी सॉफ्ट रॉक को तोड़ दिया गया है विंड एक्शन के द्वारा। ये है यार्डिंग। अब ये तो हो गए इरोजनल फीचर्स। अब बात करते हैं हवा के थ्रू, विंड एक्शन के थ्रू जहाँ पर एक जगह बर्बादी हुई है तो किसी ना किसी जगह पर हवा कुछ रेतीले पार्टिकल्स को उठाकर डिपॉजिट भी करती होगी और लैंडफॉर्म भी बनाती होगी। तो इस प्रकार के लैंडफॉर्म तीन होते हैं। एक है सैंड ड्यून्स। डेजर्ट के अंदर जब रेत के तूफान चलते हैं, सैंडस्टॉर्म चलते हैं, तो हवा अपने साथ काफ़ी ज़्यादा लोड कैरी करती है सैंड का। जब हवा की स्पीड कम होने लग जाती है
बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो सैंड होती है इट गेट्स डिपॉजिटेड। ये जो अमाउंट्स होते हैं, हिल्स होते हैं सैंड के, इसको कहा जाता है सैंड ड्यून्स। और सैंड ड्यून्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जो बनते हैं ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर, ये सब सैंड ड्यून्स हैं। अब बात करते हैं बारचन के बारे में। इसके बारे में हमने पढ़ा था 7th क्लास एनसीईआरटी में, तमिलनाडु में भी 7th क्लास में पढ़ा था। बारचन एक आइसोलेटेड सैंड ड्यून्स ही होते हैं, बस फ़र्क इतना है ये आधे चंदा मामा की तरह होते हैं, क्रिसेंट शेप। दे हैव जेंटल स्लोप्स ऑन द विंडवर्ड साइड एंड स्टीप स्लोप्स ऑन द लीवर्ड साइड। हवा जहाँ से चल रही होती है, मतलब जहाँ पर स्ट्राइक कर रही होती है, मान लो हवा यहाँ से आ रही है, तो इधर तो होगी जेंटल स्लोप, धीरे धीरे आगे बढ़ रही होगी। लीवर्ड साइड मतलब जहाँ हवा टच नहीं करती है वो होगी एकदम स्टीप स्लोप। यहाँ देखो ये है ना जेंटल स्लोप और ये है स्टीप स्लोप। इसको छोड़ो, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी सैंड ड्यून ही होते हैं, लेकिन आप पहले ये देखो क्रिसेंट शेप वाले कौन से होते हैं, जिनको हम लोग बारचन कह रहे हैं। ये हैं बारचन्स। और प्रॉपर कोई दिखाऊँ मैं आपको, ये क्रिसेंट शेप। ये देखो, ये दिख रहा है? ठीक है, तो इसकी बताओ स्टीप स्लोप कौन सी है, ये वाली या फिर ये वाली, लेफ्ट के राइट? राइट। और ये वाली कौन सी स्लोप है? जेंटल स्लोप है ना। ट्रांसवर्स ड्यून्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स जो होती है दे आर एसिमेट्रिकल इन शेप। बनते कैसे हैं? ऑल्टरनेट स्लो एंड फास्ट विंड्स जो कि सेम डायरेक्शन से ब्लो कर रही होती हैं, उनकी वजह से। हवा तेज चली तो एक जगह पर, समझो इस चीज को ध्यान से, हवा तेज चली तो एक जगह पर रेत ऐसे इकट्ठे होती जा रही है, इतनी इकट्ठी हो गई, कलेक्ट हो गई। फिर हवा की गति कम हुई, लेकिन अपने साथ वो रेत तो कैरी करेगी, तो नेक्स्ट स्टेज पे ही जो हवा थी
वो एक ऐसे हवा ने सैंड को ऐसे डिपॉजिट करा कि जैसे वो एक फ्लैट लैंड हो। अगली ही लेयर पे फिर से दोबारा हवा की गति तेज हो गई, फिर सैंड डिपोजिशन बहुत ज़्यादा, उसके बाद फिर से थोड़ा सा, फ्लैट स्ट्रक्चर। ये जो ऑल्टरनेटिव यहाँ पर जो सैंड डिपोजिशन हाई है, सैंड डिपोजिशन लो है, ये जिस प्रकार के ड्यून्स बनाते हैं वो हम लोग उनको कहते हैं ट्रांसवर्स ड्यून्स। एक सैंड का डिपोजिशन की टर्म्स में ऑल्टरनेटिव पैटर्न। यहाँ पर तो फर्क कम है। दिख रहा है ना, कुछ ऊपर उठे हैं कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, है ऑल्टरनेटिव पैटर्न। जैसे कि यहाँ ठीक है, समझ गए। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, इसको सीप ड्यून्स भी कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो होती हैं, दे आर लॉन्ग नैरो रिजेस ऑफ सैंड which extend in a direction parallel to the prevailing winds। जहाँ अच्छा लॉन्गिट्यूडनल कैसी डायरेक्शन होती है मेरे को बताना, केस ए या फिर बी। बताओ, ए के बी? बी, ठीक है। हवा बिल्कुल यहाँ चल रही है, बगल में जो ये लॉन्गिट्यूडनल तरीके से जैसे हवा चल रही है, ये रेत जो इकट्ठी होती चली जाएगी। हवा अपने आसपास अगल बगल में भी तो एक्शन करती चलती है, लाइक दिस। उसके पाथ में हल्के हल्के जो ये पार्टिकल्स हैं जिसको वो इधर उधर थ्रो करती है, या फिर जैसे वो सामने से जा रही है, तो अब ऐसा मान लो जैसे एक बोट पानी को काटती है तो पानी दो हिस्सों में इधर उधर जाता है ना, एक ऐसे जाता है एक ऐसे जाता है, ऐसी हवा सीधे जा रही है। ये बिल्कुल एक हो सकता है कि एरिड रीजन में एक बिल्कुल फ्लैट सैंड का लैंड हो, लेकिन हवा के सीधे चलने की वजह से रेत जो है ऐसे दो डायरेक्शन में बिल्कुल पैरेलली फैल गई है तितर बितर होकर, ठीक है।
इसको आप कहते हो लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स या फिर सीव ड्यून्स। इसको, ये जो सीव टर्म है, स्पेशली सीव ड्यून्स बोला जाता है इसको सहारा में, सब सहारन अफ्रीका में, सहारा डेजर्ट। ये देख लो आप, ठीक है। कोई ज़्यादा बहुत बड़े ड्यूज तो नहीं है ये, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है ना। बस हवा यहाँ से जा रही है तो उन्होंने आसपास अपने रेतिए ऐसे पटक दिए। फिर बात करते हैं लोइस की। जो टर्म है लोइस, इट रेफर्स टू द डिपॉजिट्स ऑफ फाइन सिल्ट एंड पोरस सैंड ओवर अ वास्ट रीजन। बड़े बड़े लोइस डिपॉजिट आपको देखने को मिलेंगे नॉर्दर्न और वेस्टर्न चाइना में, अर्जेंटीना के पंपास रीजन में, यूक्रेन में और मिसिसिपी वैली में, यूएस में। अब यहाँ पर होता क्या है, एक जो लैंड है वो एक आइडल लैंड बनकर पड़ा हुआ था। हवा ने जिस जगह पर इरोड करा था, अब हवा वहीं से पार्टिकल्स को उठा उठाकर किसी जगह पर डिपॉजिट करते हुए इस लैंड की तरफ बढ़ रही है, हर एक डायरेक्शन से। और अभी तक आइडल लैंड पड़ा हुआ था। हवा हर डायरेक्शन से इसको स्ट्राइक कर रही है। बहुत सारे सालों के अंदर होगा क्या, हवा यहाँ पर डिपोजिशन करते करते पार्टिकल्स, तो डेफिनेट सी बात है कि इसने यहाँ पर छोड़ना ही है। ऐसा इसने करा 5 से 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर, 50 साल के अंदर। लेकिन आने वाले 100 साल के अंदर पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स की वजह से होगा क्या, ये एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली अपने आसपास के रीजन के कंपैरिजन में ये कुछ स्ट्रक्चर उठ जाएंगे ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिपोजिशन। कुछ छोटे भी हो सकते हैं, और बाकी जितना बचेगा वह लैंड फ्लैट तरीके से बिछी हुई है। तो जो पूरे का पूरा एक नया एरिया बसा दिया हवा ने सैंड को डिपॉजिट करते करते, वो बोला जाता है लोइस। समझ में आया? अब ये एरिया पूरा का पूरा कैसे क्रिएट हो गया? हवा ने बड़े सालों में चलते 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 यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिए। इसकी कोई क्लियर इमेज दिखाता हूँ आपको। समझ गए?
कुछ तो रेत को ला के यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, ओके। अब ये हो सकता है कि यहाँ पर वेजिटेशन हल्की फुल्की आ रही है, तो है तो एरिड रीजन ही, लेकिन जहाँ जाकर पटका होगा थोड़ी दूर पर, वहाँ कुछ ऐसी कंडीशंस हों कि अच्छी रेत जो है सेडिमेंट्स वाली, रिच इन एलुवियल डिपॉजिट्स वाली, मिनरल्स वाली, उसको यहाँ लग के पटक दिया तो वेजिटेशन को भी ग्रो कर पा रहा है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस लैंड, बगल वाले में यहाँ पर हवा, हम ये कह सकते हैं कि हवा आती है, ज़्यादातर डिपोजिशन यहीं करती है। और ये देखो बनते 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 ये कैसे स्ट्रक्चर बन गए, छोटे छोटे हिली स्ट्रक्चर बन गया, है ना। अब एक बात याद रखना, सबसे पहले इसको सुन लो। द थिकेस्ट नोन डिपॉजिट ऑफ लोइस इज 335 मीटर फाउंड इन द लोइस प्लेट्यू इन चाइना। पूरे का पूरा प्लेट्यू स्ट्रक्चर भी बना सकता है ये देखो चाइना का लोइस प्लेट्यू, देख रहे हो हवा क्या क्या कर सकती है। अब इसको इमेजिन मत कर लेना श्रेया, ये चाइना वालों ने बनाया अपना स्ट्रक्चर, ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं बनाता लोइस। लेकिन ये आसपास जो ऑटोमेटिकली जो है ना, ये जो पूरे का पूरा बन रखा है स्टेप्स और ये सब ये लोइस एक्शन की वजह से। ये देखो, हाँ, इसको थोड़ा बहुत शेप देने का काम, जैसे आपको पता है ना ब्रिटिशर्स ने असम के अंदर करा था ठकुराइन टेरेस फार्मिंग, टी की प्रोडक्शन के लिए, वैसे कुछ यहाँ पर होता है। ठीक है, हाँ, मैं आपको एक बात बता रहा था, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हवा कभी भी अगर किसी भी जगह पर विंड एक्शन किसी भी जगह पर अगर इरोजनल एजेंट का काम कर रहा है, वो हवा डेफिनेट सी बात है कहीं ना कहीं चलते चलते जो भी उसने रेत वगैरह अपने साथ जो है वो उठाई है, ये पार्टिकल जो इरोड कर रहे हैं, उसको उठा के कहीं ना कहीं पक्का डिपॉजिट करेगी हवा। अब ये देखो, मैं एक डिपोजिशन की आपके सामने एक लेयर बना रहा हूं। अब ये कंप्रेस होते होते ना, ये जिस जगह पर गई है उसको हम बोलेंगे तो डिपोजिशनल, हवा ने जब डिपॉजिट करा है तो इट वाज वर्किंग एज अ डिपोजिशनल एजेंट ओनली। लेकिन इट इज़ केपेबल ऑफ कि जब लेयर पे लेयर बिछती है, तो आपको भी पता है श्रेया, वो सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, याद करो, ऐसी तो बनती है ना, सेडिमेंट्स ही तो बिछे रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, फिर वो फिजिकल कंप्रेशन और उनका जो कॉम्पोजिशन होता है, नॉट कॉम्पोजिशन लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर, इंटेंस हीट मैकेनिज्म की वजह से, कॉम्पैक्टनेस की वजह से वो लेयर पे लेयर बेस चिपक जाती है, और ऐसी तो बनती है ना सेडिमेंट्री रॉक्स। तो याद रखना, जब हवा जो है, विंड एक्शन जो है, वो इरोजनल एजेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जहाँ से उसने इरोड करा है, वो पार्टिकल्स किसी जगह पर जाकर वो पटकेगा, तो वो डेफिनेटली एक रॉक भी बना सकते हैं। जब ऐसी
लेयर्स पे लेयर्स बिछ जाएंगी तब। ये वाली बात समझ में आई आपको, जो लास्ट चीज़ मैंने बोली? यहाँ पर क्या हो रहा है वैसे बताओ? ये जो था लोइस में यहाँ पर क्या हो रहा है? ये आगे चलकर अभी तो देखो ये डिपॉजिट हो रहा है आपके सामने, ये रेत पार्टिकल्स। आपको वैसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, अगर से आप पैर रखो तो धंस सकता है, ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स नहीं है। लेकिन बहुत सालों के लिए अगर आप इनको छोड़ दो, ये रॉक की शेप नहीं ले सकती है। बताना होगा ऐसा कि नहीं होगा? अब ये होते होते बनते बनते ये जो लोइस हैं, ये रॉक बनते चले जा रहे हैं कि नहीं बनते चले जा रहे हैं? इस इमेज में देखो सामने आप, इतने इतने बड़े पहाड़ों को अभी तक तो जैसे जब ये डिपोजिशन हो रहा था तब तो आप एक फूक मार के उड़ा दो ऐसे करके, लेकिन यहाँ पर आसान है कि आप सिर्फ ये फूक मार के उड़ा दो उनको, या लात मार के तोड़ दो उनको। अब नहीं ना, जब ये कॉम्पैक्ट होते हैं एक दूसरे के ऊपर लेयर पे लेयर बनाते चले जाते हैं तो ये ठोस भी तो हो जाते हैं, टाइट भी तो हो जाते हैं, राइट? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आई होप सब कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा कि विंड कैसे इरोजनल और डिपोजिशनल एजेंट का काम करती है। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।